स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। 100 रेसिस पार्ट 1 आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी वांडा अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगा, उसका भाई। नाउ वी मूव अवे टू द बिग सिटी। हम लोग बिग सिटी में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलिक। अब और ज्यादा ये पॉलिश होने की वजह से जो मेरे बच्चों को जो बेइज्जती सहन करनी पड़ती थी वो नहीं होगी। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे ऐसे फनी नेम क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि सिटी में, शहर में इस टाइप के और बहुत से फनी नेम्स होंगे। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रॉन्स्की। वांडा के फादर जैन पेट्रॉन्स्की ने टीचर को लेटर लिखा है और उनके लेटर से पता लग रहा है कि वो बड़े दुखी हैं कि उनके बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जैन्स टोन इन द राइटिंग ऑफ द लेटर इज नॉट डिस्ट्रेसिंग, स्पाइटफुल, हर्ट और पेनफुल। उनके लेटर की टोन आपको कैसी लग रही है? डिस्ट्रेसिंग है, वो बड़े उदास हैं। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है गुस्सा दिखाते हुए या किसी का अपमान करने के हिसाब से कुछ लिखा गया, तो ये स्पाइटफुल नहीं है। हर्ट है, पेनफुल भी है, तो हमारा इसका सही जवाब है बी, स्पाइटफुल। What, according to the letter, was the primary reason that prompted Mr. Petronsky to take the decision to move to a big city? किस वजह से उन्होंने बिग सिटी में जाने का फैसला लिया? His wish to achieve success in the big city? His urge to join his relatives who mostly lived in the big city? वो बिग सिटी में जाकर और ज्यादा सफलता हासिल करना चाहते थे, या बिग सिटी में उनके रिश्तेदार थे इसलिए वो जाना चाह रहे थे? His anxiety over their poverty in the small city? छोटी सिटी में उनकी गरीबी के बारे में वो चिंतित थे इसलिए बिग सिटी में जा रहे थे? His agony about his children being viewed as outsiders by their schoolmates? उनका जो दुख था, agony means pain, कि उनके बच्चों को स्कूल में एक आउटसाइडर समझा जा रहा है क्योंकि वो लोग इमिग्रेंट्स थे, तो ये समझा जाता था वो कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के नहीं है। तो सही जवाब है डी। द डिक्शनरी सेज द फॉलोइंग अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। Migration involves the movement of people, birds, fish, etc. from one place to another with intentions of settling permanently or temporarily at a new location, geographic region. Which of the following options incorrectly use migration? नीचे दिए गए sentences में से migration word का सही इस्तेमाल किसमें नहीं किया गया है वो हमें बताना है। After gold was found in the uninhabited region, there was a migration to that area. जब वहां पर गोल्ड पाया गया तो वहां पर लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया। Bears sleep through winters. This migration helps bears to use their stored energy much more slowly. आप लोगों ने सुना होगा शायद कि भालू जो है वो पूरी की पूरी सर्दी सो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइबरनेशन। इसको माइग्रेशन नहीं कहा जाता कि वो पूरी सर्दी सो रहे हैं अपनी एनर्जी को स्टोर करे रखने के लिए और गर्मी में जाग जाते हैं। There was a mass migration of youngsters to the tagged locale to assist the cause for charity. उस लोकेशन पर मास माइग्रेशन मतलब बहुत से लोग, बहुत से यंगस्टर्स वहां पर आ गए चैरिटी के लिए। साइंटिस्ट हैव स्टडीड द माइग्रेशन ऑफ फिश ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द रिवर। साइंटिस्ट ने फिश के माइग्रेशन के बारे में पढ़ा है कि वो बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी था बेयर्स वाला, ये सही तरीके से यूज नहीं हो रहा। द फ्रेज पॉलेक रिवील्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। पॉलेक वर्ड जो है वो किस बेसिस पर भेदभाव को बता रहा है? रेस यानी कि जाति, जेंडर यानी कि मेल फीमेल के बेसिस पर, रिलीजन यानी कि धर्म, वेल्थ यानी कि गरीब और अमीर के। तो हमें मालूम है ये रेस यानी कि जाति के ऊपर कि वो पोलैंड से आए थे, पॉलिश लोग थे इसलिए। द लाइन प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी सजेस्ट दैट द सिटी, उनके लेटर में जो उन्होंने बोला है कि सिटी में बहुत सारे फनी नेम्स हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि सिटी क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां पर हर तरीके के लोग हैं और वो सब मिलके ऐसा लगता है सबके सब एक पॉट में जैसे मेल्ट हो गए। हैज फॉरेन पीपल विलिंग टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द पुअर, कि वहां पर गरीब लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इज अ सेफ हेवन फॉर इमिग्रेंट्स एज दे हैव फनी नेम्स, इमिग्रेंट्स के लिए वो एक सेफ जगह है। हैज अ स्पेशल स्टेटस फॉर ऑल हु आर विलिंग टू बी फनी, जो अपने आप को फनी कहलवाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल स्टेटस है। इसका सही जवाब है कि बिग सिटी इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड एमसीक्यू, वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते बीत गए लेकिन वांडा का कोई जवाब नहीं आया।
पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पेगी इन सब बातों को अब भूलने लगी थी कि भाई किस तरीके से वांडा के पिता का लेटर आया और उसमें किस तरीके से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। एंड मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। लेसन की समरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वो लेटर आता है तो उसके बाद मेडी बहुत ही परेशान हो जाती है, वो रात को सो नहीं पाती है। तो आप बता रहे हैं क्योंकि समय बीत गया, धीरे धीरे उसको नींद आने लगी थी। हालांकि वो ये सोचती रहती थी कि अगर आगे ऐसा कुछ होगा या वांडा के लिए उसको किस टाइप से बोलना चाहिए था। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। वो ये सोचती रहती है कि मुझे उस टाइम पे क्या बोलना चाहिए था, क्या मेरी स्पीच होनी चाहिए थी। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" तो मेडी यहाँ पर ये सोच रही है कि वांडा जो है वो टाइट लिप्स करके जाती, इससे पहले ही मुझे चिल्लाकर बोल देना चाहिए था कि रुको, बहुत हो गया, बंद करो ये सब। Which primary feelings of Maddie does the extract reveal? इस रिवील में मैडी की कौन सी प्राइमरी फीलिंग्स बताई जा रही है? गिल्ट, रेग्रेट एंड राइटियसनेस। पैसेज में ऐसा कहीं नहीं बताया कि उसको गिल्ट की फीलिंग हो रही है। रेग्रेट हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है कि मैं इस तरीके की स्पीच बनाती। राइटियसनेस, वो अपने आप को किस तरीके से सही करने की कोशिश कर रही है। गिल्ट एंड शेम, गिल्ट नहीं हो रहा तो इसलिए बी भी हमारा कट हो गया। शेम, रेग्रेट एंड करेज, उसको शर्म आ रही है कि मैं वहां पर उस टाइम क्यों नहीं बोली। पछतावा भी हो रहा है। और करेज, वो अब हिम्मत जुटा पा रही है कि मैं इस तरीके से बोलूंगी अगर आगे कभी ऐसा होगा। करेज एंड राइटियसनेस में यहाँ पर रिग्रेट नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ मेडीज स्पीच? इनमें से कौन सी लाइन है जो कि मेडी वहां पर बोल सकती है जब वांडा को परेशान किया जाए, ऐसा वो सोच रही है। Stop! I think it is about time we asked her a new question. This is not fun anymore. How about her faded dress? बहुत हो गया, अब हम एक नए तरीके का सवाल पूछेंगे। अब हम उससे पूछेंगे उसकी फेडेड ड्रेस के बारे में। Stop! Don't you know that I am the one who had to lead in Peggy's absence? रुको, तुम्हें नहीं मालूम कि अगर पेगी नहीं है तो फिर मैं लीडर हूं, मैं पूछूंगी। Stop! How dare you all join in without Peggy's permission? Don't you know she would be angry? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई पेगी की परमिशन के बिना ये सब पूछने की? तुम्हें मालूम नहीं है वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। Stop! Aren't you all ashamed of yourself? Why do you trouble her? She means no harm to anyone. बंद करो, तुम सबको शर्म नहीं आती है? वो किसी को परेशान नहीं कर रही है तो तुम लोग उसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो इसका सही जवाब है डी। Choose a declaration which is likely to be received with the pressing of lips together in a tight line. जब वांडा से पेगी और मेडी सवाल पूछती थी तो उसका जवाब देने से पहले वो अपने लिप्स को टाइटली बंद कर लेती थी, कि जैसे कि वो कुछ सोच रही हो कि मैं क्या करूं। तो नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट को सुनकर जो लिसनर है वो इस तरीके का ही रिएक्शन देगा कि वो अपने लिप्स को टाइटली बंद कर लेगा और शायद कुछ जवाब ना दे पाए। फर्स्ट, hello mom, just wanted to inform you that I forgot to do my biology homework yesterday and have been given a diary note for you to sign. स्पीकर अपनी माँ को बता रही है कि मेरा बायोलॉजी का होमवर्क मैंने नहीं कंप्लीट किया, इसलिए मैम ने मुझे एक नोट दिया है आपसे साइन कराने के लिए। इसको सुनकर माँ को थोड़ा शायद गुस्सा आए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाएंगी, तो हो सकता है वो अपने लिप्स को टाइटली बंद कर ले। हेलो मॉम, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ मलकंभ। ये तो खुशी की बात है, तो यहाँ ये नहीं अप्लाई होता। हेलो मॉम, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट डैड वुड बी टेकिंग मी फॉर द म्यूजिक क्लास टुडे। डैड मुझे म्यूजिक क्लास के लिए ले जाएंगे, इसमें भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा। हेलो मॉम, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट माय ऑनलाइन क्लास फॉर इंग्लिश हैज बीन रीशेड्यूल्ड। ये भी एक जनरल नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, तो इसमें भी नहीं हो रहा। तो इसका हमारा सही जवाब है फर्स्ट, जहां पर वो उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए उसकी माँ को उस पर साइन करने हैं, जिसको सुनकर उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। पिक द ऑप्शन विद द कॉज इफेक्ट रिलेशन विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। कॉज इफेक्ट रिलेशन आपको बताना है कि जो डैश के लेफ्ट साइड में दिया गया है वो कारण है और राइट साइड वाला उसका इफेक्ट है कि उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा। वांडाज एब्सेंस, पेगी मिसिंग वांडा। वांडा के जाने से पेगी वांडा को मिस कर रही थी? नहीं। मेडीज नीड टू मेक अमेंड्स कन्फेसिंग पब्लिकली। मेडी ने महसूस किया कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, इसलिए उसने पब्लिकली कन्फेस किया? नहीं, उसने कभी भी पब्लिकली माफी नहीं मांगी। वांडाज एब्सेंस, मेडीज नीड टू मेक अमेंड्स, यानी कि मेडी को ये लगा कि मुझे अमेंड्स करना चाहिए, अपॉलजी मांगनी चाहिए वांडा से।
Peggy teasing Wanda, Maddie's stand against it. Peggy उसको टीज करती थी तो इसलिए मैडी जो है उसके खिलाफ खड़ी हुई, ऐसा नहीं हुआ, तो हमारा सी आंसर है. Wanda did not reply to the letter for weeks. Pick the option that does not supply a possible reason for this from those given below. Wanda ने बहुत हफ्तों तक लेटर का जवाब नहीं दिया. नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि उसका पॉसिबल रीजन नहीं हो सकता. ध्यान दीजिएगा, डज नॉट. The letter took more than a couple of weeks reaching her as it did not have an address and needed to be forwarded. कि लेटर के ऊपर कोई एड्रेस नहीं था इसलिए उसको पहुंचने में बहुत अधिक टाइम लग गया. हो सकता है, ये पॉसिबल है. She needed time to forgive Maddie and Peggy and think her reply through. उसको समय लगा उनको माफ करने में, मेडी और पेगी को, तो इसलिए हो सकता है उसने जवाब देर से भेजा. Peggy had second thoughts after mailing the letter and reclaimed it from the post office to mail weeks later. पेगी का कुछ मन बदल गया इसलिए उसने वहां से लेटर वापसी उठा लिया पोस्ट ऑफिस से और उसने सोचा कि उसको मैं बाद में कुछ हफ्तों के बाद भेजा, इसलिए रिप्लाई देर से आया. शी वॉज ऑक्यूपाइड विद सेटिंग इन एट द न्यू स्कूल इन द सिटी. वो सिटी में अपने स्कूल में सेटल होने में लगी हुई थी इसलिए उसको रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला. तो हमें ऐसा जो कि पॉसिबल रीजन नहीं है तो वो ये वाला है कि पेगी ने वहां से लेटर को रिक्लेम किया. चलिए अब हमारे 2 मार्कर्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. Why do you think Miss Mason took time to adjust her glasses slowly and deliberately before reading Jan Petronsky's letter aloud? जब मिस मेजन को लेटर मिला तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया उसको पढ़ने में, पहले अपने चश्मे को धीरे धीरे साफ किया. तो आपको क्या लगता है कि ऐसा उन्होंने क्या जानबूझकर किया, और अगर किया तो क्यों किया? She was shocked to read the distress letter of Wanda's father. She did this deliberately. Deliberately means जानबूझकर. To let the students know the importance and seriousness of the letter. जब आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान सोच रहा होता है कि इस बात को कैसे कहें या कोई बहुत ही गंभीर विषय होता है तो वो अपना चश्मा उतार कर धीरे धीरे साफ करते हैं, धीरे से पहनते हैं, फिर बात करते हैं. तो इसलिए टीचर ने भी उसी अंदाज में ये सब किया ताकि बच्चों को लेटर की सीरियसनेस के बारे में पता लग सके. डू यू थिंक मिस मेजन हैड एनी आइडिया अबाउट द 100 ड्रेस फन विद वांडा? व्हाई और व्हाई नॉट? आपको लगता है कि मिस मेजन को कोई आइडिया था इस 100 ड्रेस फन के बारे में? नो, she did not have any idea about that. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? Because she felt extremely sad and disappointed after reading the letter because she did not expect this kind of behavior from the students of her class. लेटर पढ़ने के बाद उनको इतनी ज्यादा निराशा हुई, इतना ज्यादा दुख हुआ, उससे हमें ये पता लग रहा है कि उन्हें पहले से इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. Why did Jan Petronsky feel that the city would be a better option for his family to move to? वांडा के फादर को ऐसा क्यों लगा कि बिग सिटी में जाना अच्छा रहेगा? जैन पेट्रॉन्स्की कंसिडर्ड अ बिग सिटी एज अ मेल्टिंग पॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. जैसा ऊपर उन्होंने हमें खुद ही बताया था कि वो एक मेल्टिंग पॉट है, सब लोग आकर वहां पर घुल मिल जाते हैं. नो वन वुड बॉदर अबाउट अदर सरनेम्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस इन अ बिग सिटी ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन. क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है इसलिए कोई किसी के बारे में बॉदर नहीं करता, परवाह नहीं करता कि किसका क्या सरनेम है या किसका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है. Hey, let's go and see if that kid has left town or not. Why do you think Peggy said this with pretended casualness? Peggy ने ऐसे बड़े सॉफ्ट तरीके से क्यों बोला कि चलो देखते हैं क्या वो बच्चा शहर छोड़कर चला गया है? The verse of Mr. Jan Petronsky's letter made Peggy realize her mistakes. जब टीचर ने लेटर पढ़ा तो पेगी को अपनी गलती का एहसास हुआ. That's why she spoke with pretended casualness. Pretended मतलब नाटक करना और casualness मतलब अपने आप को ऐसा सीधा दिखाना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं. She spoke with pretended casualness to hide her guilt from herself and her companion Maddie. अपने आप से भी और मेडी से अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने ऐसा किया. The Petronsky's house and its yard looked shabby but clean. What can we infer about the Petronsky family from this information? जब मैगी और पेडी दोनों उसके घर जाती हैं तो जाते ही वहां पर एक लाइन दी गई है कि देयर हाउस वॉज शेबी बट क्लीन. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि उनका घर छोटा था और बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था लेकिन साफ सुथरा था. जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है कि वांडा की जो ड्रेस है वो भी शेबी थी लेकिन क्लीन होती थी, हमेशा धुली हुई होती थी. It can be inferred from this statement that the Petronsky family was poor and less privileged, yet hygienic and hardworking. Wanda's faded blue dress was also shabby but clean. कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा बढ़िया घर बना सकें, बढ़िया उसमें पत्थर लगाएं, बढ़िया लकड़ी लगाएं, लेकिन वो लोग मेहनत करने से डरते नहीं थे और साफ सफाई से रहते थे. चलिए 3 मार्कर्स की बारी आ गई है.
Room 13 is where most of the story takes place. Comment on its significance in the story. रूम 13 में ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको इसका क्या महत्व है रूम 13 का? जिस तरीके से आप लोगों के सेक्शन होते हैं 10th ए, 10th बी, 10th डी, इस तरीके से इस स्टोरी में हमें रूम 13, रूम 11 इस तरीके से बताया गया। तो हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो क्लास जो है वो रूम 13 में है। द मेन स्टोरी इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन रूम 13. Room 13 was a classroom where all the important characters of the story sat together, and the result of the drawing competition was displayed in the same room. And the teacher read out Mr. Petronsky's letter in room 13 itself. तो वहां पर जो जो घटनाएं हुई बस हम उन सभी को यहाँ पर बता देंगे. Peggy says, besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. Explain why Peggy said this and what prompted her to say so. Peggy कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसको परेशान किया है कि मेरी वजह से वो छोड़कर गई है स्कूल, बल्कि जब मैं उससे पूछती थी बार बार कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तो उससे तो उसको आइडिया मिल रहे थे और ज्यादा ड्रेस डिजाइन करने के लिए अपनी ड्राइंग्स के लिए, इसीलिए तो उसने कंपटीशन जीता है। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेगी ने ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों कही है? उसको मालूम है कि वो गलत कह रही है। On finding that the Petronsky family had left for the big city, she was making excuses to defend herself from being considered responsible for Wanda's problem. वो एक्सक्यूजेस बहाने बना रही है टू डिफेंड हरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि पेगी की वजह से वांडा स्कूल छोड़कर चली गई। She tried to pretend as if her teasing questions inspired Wanda to make good drawings that eventually led her to win the competition. जब हम अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं तो हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं, वही काम यहाँ पर पेगी भी कर रही है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी, राइट योर इन्फ्रेंस ऑफ बॉगिन्स हाइट। जब पेगी और मेडी उससे मिलने के लिए जाती हैं तो वहां पर बताया गया है कि रास्ता कैसा है, बॉगिन्स हाइट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इट वॉज लोकेटेड ऑन अ हिल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, टाउन के बाहर की तरफ, जहां पर मेनली पुअर पॉलिश इमिग्रेंट्स ही रहते थे। और उस एरिया के बारे में क्या कहा गया कि वहां पर दैट वाज डैम्प एंड डिसमिल इवन इन द आफ्टरनून ऑफ नवंबर। नवंबर में वहां पर पूरी तेज धूप खिली होती है, उसके बावजूद भी वो जो वहां की गलियां थी वो डैम्प थी, थोड़ी गीली गीली टाइप की। जैसे क्या होता है, ओपन नाली वगैरह है जिसकी वजह से वहां गीलापन है। डिसमिल, थोड़ी स्मेल आ रही थी वहां अजीब तरह की। हाउसेज वर स्मॉल एंड शेबी। द पाथवे वॉज फुल ऑफ मड एंड ओल्ड ग्रास, क्योंकि बताया गया था कि जब भी वांडा आती थी तो उसके पैर पूरे मड से कवर्ड होते थे, तो इसलिए हमने बता दिया कि पाथवे जो है मिट्टी से भरा हुआ था। और जब पेगी और मेडी वहां पर गई थी तो बताया है कि सूखी घास उनके कपड़ों में अटक गई थी, इसलिए हमने लिखा द पाथवे वॉज फुल ऑफ मड एंड ओल्ड ग्रास। पेन डाउन योर परसेप्शन ऑफ मिस मेजन एज अ टीचर इन द कंप्लीट स्टोरी, द 100 ड्रेस। इस स्टोरी के दोनों पार्ट्स को पढ़ने के बाद मिस मेजन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो लिखकर बताइए 40 to 50 वर्ड्स में। तो इसमें हमें पता लगा कि मिस मेजन जो है वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी, क्योंकि जब ड्राइंग कंपटीशन के बाद उन्होंने बच्चों को बोला कि यू कैन फाइल अराउंड द रूम एंड हैव अ लुक एट द ड्राइंग्स। फाइल अराउंड मैंने बताया था कि एक लाइन बनाकर जाना। और उन्होंने कभी भी सरनेम या सोशल स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बच्चों में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को, जो कि असली टैलेंट था, उसको ही विनर के तौर पर चुना ड्राइंग कॉन्टेस्ट में। And she felt sad and concerned on knowing that the misbehavior of students compelled Petronsky to leave the town. और जब उन्हें मालूम लगा कि बच्चों के भेदभाव की वजह से उन्होंने शहर छोड़ दिया है तो उन्हें सुनकर बहुत ही धक्का लगा। Peggy and Mary had different feelings after Miss Mason read aloud Wanda's letter. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. I hope so, said Mary sadly. Explain the difference in their feelings by analyzing both girls as similar yet different personalities. जब वांडा का लेटर आता है क्रिसमस पर तो उसको सुनने के बाद पेगी कहती है कि बॉय मीन्स जैसे हम लोग बोलते थे यार, यार ऐसा लगता है वो हमें सच में पसंद करती थी। पर मेडी थोड़ी उदास थी, उसने उदास टोन में कहा आई होप सो, मैं आशा करती हूँ ऐसा ही हो। तो दोनों की फीलिंग्स में जो डिफरेंस है वो हमें आंसर में लिखना है कि दोनों जो हैं गर्ल्स सिमिलर थी लेकिन उनकी पर्सनालिटी अलग अलग थी। बोथ पेगी एंड मेडी यूज्ड टू टीज वांडा आउटसाइड द स्कूल, दोनों उसको स्कूल के बाहर टीज करती थी। दे वर अपसेट एंड फेल्ट गिल्टी फॉर वांडा's absence from the school, but their reaction after listening to Wanda's letter were different. Peggy tried to assure herself, अपने आप को वो ये विश्वास दिला रही है that Wanda was not offended by her sarcastic questions. उसके वो जो ताना मारने वाले सवाल थे
उनकी वजह से वांडा को कोई परेशानी नहीं हुई। वो अपने आप को झूठा दिलासा दे रही है, ट्राइंग टू रीएश्योर हरसेल्फ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, याद होगा आपको ये ऑन द कॉन्ट्रेरी टाइप के वर्ड्स हम एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज करते हैं कंपैरिजन बताने के लिए। मेडी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर वांडा's टीजिंग। शी रिग्रेटेड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू अपोलोजाइज वांडा। जबकि मेडी जो है वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए वांडा को छोड़कर जाना पड़ा, और उसको बड़ा ही दुख हो रहा था कि वो कभी भी वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी। In the light of Peggy's statement, well, at least I never did call her a foreigner. Write a short blog entry examining the need to inculcate the spirit of being inclusive and celebrating diversity. Peggy ने कहा कि देखो, मैंने उसको कभी भी ये नहीं कहा कि वो पोलैंड से आई है या बाहर से आई है, फॉरेनर है। तो आपको एक ब्लॉग एंट्री लिखनी है 40 to 50 वर्ड्स में, जिसमें आप बताएंगे कि हमें क्यों जरूरत है अपने अंदर एक इंक्लूसिव स्पिरिट पैदा करने की, क्यों हमें अनेकता को एक्सेप्ट करना चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। एम्ब्रेसिंग द इंक्लूसिव स्पिरिट, इंक्लूसिव स्पिरिट को गले लगाना, एम्ब्रेस करना। Celebrating diversity of viewpoints, skills, nationalities, experiences and such is core to advancing globally. ये लाइन यहाँ पर दी गई है कि जब आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अनेकता को त्योहार की तरह मना रहे हैं, कौन सी अनेकता? लोगों के अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट जो हैं, अलग उनका स्किल है, उनकी अलग नेशनैलिटी है, उनके अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं, अलग तरीके की सोच है। अगर इस सब को आप अपना लेंगे तो इसका मतलब आप एक वैश्विक एकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक वी शुड बी मेच्योर इनफ टू एक्सेप्ट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। हमें सभी धर्म के लोगों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ रिलीजन पर लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब नहीं होना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। कास्ट एंड रिलीजन शुड नेवर बी अ बेसिस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन। कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे जो चीजों के चुनाव होते हैं नौकरियों के लिए, स्कूलों में, वो सब नहीं होना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस द इंक्लूसिव स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एक्सपैंड्स आवर होराइजन अबाउट लैंग्वेजेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर हम डाइवर्सिटी को, अनेकता को स्वीकार करते हैं तो इससे हमारा दायरा बढ़ता है भाषाएं सीखने का, कल्चर सीखने का, रीति रिवाज सीखने का। इसलिए हमें हर तरीके के लोगों को स्वीकार करना आना चाहिए। Given a choice, who would you like to befriend? Peggy or Mary? Supplement your reasons with textual evidence. आप किससे दोस्ती करना चाहेंगे, पेगी से या मेडी से? इसका वैसे तो ये बड़ा ऑब्वियस आंसर है कि मेडी से ही करेंगे, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक पेगी वाला भी लिख दिया है कि पेगी से आप दोस्ती क्यों करना चाहेंगे। मेडी से दोस्ती इसलिए करने चाहेंगे क्योंकि उसके पास एक अच्छा दिल था, वो उसकी परेशानियों को समझ सकती थी, वांडा की सफरिंग्स को समझ सकती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। शी कुड नॉट मस्टर अप द करेज टू स्पीक इन फेवर ऑफ वांडा। अगर मैं उसकी दोस्त बनती तो मैं उसको मोटिवेट करती कि गलत चीजों के खिलाफ बोलो, कॉन्फिडेंस जगाओ। और अगर आपको पेगी का दोस्त बनना पड़ता तो आपको उसमें क्या क्वालिटीज देखते? हमें लेसन में बताया गया है कि पेगी जो है वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी। वो बच्चों को बुलीज से बचाती थी और एनिमल्स के भी हर्ट होने पर उसे दुख होता था, और वो टॉपर्स के साथ बैठती थी और वो टॉपर्स में से थी। तो अगर मैं उससे दोस्ती करती तो हो सकता है वो मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करती। लेकिन शी वॉज नॉट सेल्फ अवेयर ऑफ हर थॉट्स। लेकिन वो अपने विचारों को गहनता से नहीं समझ पा रही थी। अगर मैं उससे दोस्ती करती तो मैं उसको ये समझाती कि डाइवर्सिटी को अपनाओ, इंक्लूसिव बनो, और अपनी थॉट्स को बोलने से पहले उनको सोचो कि इसका दूसरे इंसान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चलिए 5 मार्कर्स क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये सब हमारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Peggy routinely made fun of Wanda along with her classmates. In this context, justify the given statement. One person's sense of humor can be another person's agony. पेगी जो है रोज की रोज वांडा का मजाक उड़ाती थी। इस पॉइंट को लेते हुए आपको इस लाइन को जस्टिफाई करना है कि एक पर्सन का मजाक दूसरे पर्सन के लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। ह्यूमर मीन्स मजाक, एगनी मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंस। वन पर्सन सेंस ऑफ ह्यूमर कैन बी अनदर पर्सन एगनी। हम ये बताएंगे कि ह्यूमर और फन जो है हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को बुली कर रहे हो और उससे उनको परेशानी पैदा हो। अगर इस टाइप का कोई मजाक किया जाता है जिससे किसी को परेशानी हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है। Peggy made fun of Wanda by asking questions about her dress and shoes. In order to hide her poverty, Wanda had to make false statements about having 100 dresses.
अब वो इतनी गरीब थी कि वो नहीं बता सकती थी कि मेरे पास नहीं है, वो नहीं बोल पाई। इसलिए उसने इस टाइप से बहाना बनाया कि मेरी अलमारी में 100 ड्रेसेस टंगी हुई हैं। तो पेगी का जो मजाक था, उसने वैंडा और उसकी फैमिली को वहां से वो शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई ऐसा इंसान होता समझाने वाला जो पेगी को ये बताता कि ये तुम बहुत ही गलत सवाल पूछ रही हो, पर्सनल क्वेश्चन। सो अ टाइनी जोक बाय पेगी एंड हर फ्रेंड्स लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन वांडा's family. The girls were bullies without realizing it. Do you agree? Why or why not? लड़कियां, लड़कियां कौन? पेगी और मेडी। वो दोनों जो हैं उस पर हावी रहती थी, वांडा पर। क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन उन्हें खुद से एहसास नहीं था कि हम उसके ऊपर कोई अत्याचार कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। Yes, they were bullies. Anyone who uses a power or position to hurt a weaker person physically or mentally can be called a bully. हाँ, अगर आप किसी को भी, किसी कमजोर इंसान को फिजिकली या फिर मेंटली भी आप अपनी बातों से भी किसी पर अत्याचार कर सकते हो, तो आपको बुली कहा जाएगा, आप गलत कर रहे हैं। पेगी ये जानती थी कि वांडा जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और वो इतनी ज्यादा ड्रेसेस नहीं खरीद सकती। स्टिल शी ह्यूमिलेटेड हर। उसने उसका मजाक उड़ाया बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेस इन फ्रंट ऑफ अदर चिल्ड्रन। And Mary, who always accompanied Peggy, realized Wanda's pain but never said anything. That's why she is equally responsible for Wanda's absence from the school, as silence in the face of injustice is also a crime. कि अन्याय के सामने अगर आप चुप हैं तो आप भी क्राइम के बराबर के हिस्सेदार हैं। इस कोटेशन को याद कर लीजिए, जब भी इस लेसन का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर ये आप वहां पर फिट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। Poor Wanda could not find a better answer to their questions and left the school permanently and moved to a new city. अब उनके ये बुली करने की वजह से ही उसको नई शहर में जाना पड़ा। Based on the given textual information about the letter Peggy and Mary addressed to Wanda creates this letter, they had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter and they signed it with lots of X for love. वो कह रहे हैं कि उन दोनों ने सोचा लेटर लिखने की, पहले वो सोच रही थी कि हम लेटर में अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने फिर सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर लिख दिया और नीचे साइन कर दिया विद लॉट्स ऑफ लव। इसमें हमने लिखा, स्टार्टिंग हमें दी गई है, वी हैव हर्ड दैट यू हैव शिफ्टेड टू द सिटी, वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन विनिंग द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, यू हैव डिजाइंड वंडरफुल ड्रेसेस। इस तरीके से हमें 100 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट करने हैं कि भाई क्या क्या हुआ, तुम्हारी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, मिस मेजन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, और लेसन में बताया गया है कि ड्रेसेस को देखकर, वैसे बॉयज का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बॉयज ने भी उन ड्रेसेस को देखकर सीटियां बजाई, मतलब उन्होंने भी उसको प्रेज किया। और तुम्हारा लेटर मिलते ही हम लोग बॉगिंस हाइट की तरफ भागे, हम तुमसे मिलना चाहते थे, हम तुम्हें पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे, लेकिन बट इट वॉज इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम पहुंचे तुम जा चुकी थी। वी होप यू हैव सेटल वेल इन योर न्यू स्कूल, वी मिस यू अलॉट, होप टू सी यू अगेन समडे, फिर कभी मिलेंगे। लेटर में कहीं भी आपको माफी नहीं मांगनी है, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर ही लिखा था। Wanda was regularly teased, but a closer look at her will tell the readers that far from being a subject of ridicule, she deserved praise for her unacknowledged qualities. आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं वांडा की जिनके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए? बहुत सारी क्वालिटीज थी उसमें। शी वॉज क्रिएटिव एंड टैलेंटेड, बट शी नेवर बोस्टेड ऑफ इट, लेकिन उसने कभी भी उसकी डींगे नहीं मारी। एंड शी डिस्प्लेड मेच्योर बिहेवियर इवन आफ्टर बीइंग बुलीड सो मेनी टाइम्स। इतनी बार उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन ये देखिए उसने कितना मेच्योर बिहेवियर दिखाया, ना तो वो कभी रोई, ना कभी चिल्लाई। वो बहुत ही बहादुर लड़की थी, चुपचाप सहन करती रही। शी बिलीव्ड इन फॉरगिवनेस रादर देन रिवेंज। बदला लेने की बजाय वो माफ करने में विश्वास रखती थी, इसीलिए उसने पेगी और मेडी दोनों को माफ कर दिया, जबकि वो ही सबसे ज्यादा उसका मजाक उड़ाती थी। और उसने अपनी ड्राइंग्स पर उनके फेसेस बनाकर उन्हें डेडिकेट कर दी। उसने जो लेटर का जवाब दिया वह भी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से दिया। उसने अपने पुराने स्कूल को भी याद किया, अपनी टीचर की तारीफ की। पीपल आर मोर राउज्ड बाय द आइडिया ऑफ रिवेंज देन फॉरगिवनेस, व्हिच एस्पेक्ट डज वांडा's लेटर एग्जाम्पलीफाई? सपोर्ट योर आइडियाज विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। लोग जो हैं माफ कर देने की बजाय बदला लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वांडा के लेटर से क्या पता लगता है आपको, फॉरगिवनेस या रिवेंज? वांडा के लेटर से क्लियरली पता लग रहा है कि उसने उनको माफ कर दिया था। उसने कभी किसी बच्चे का नाम नहीं लिया कि इन इन बच्चों ने मुझे टीज किया था। हर एक्ट ऑफ गिफ्टिंग हर अवार्ड विनिंग ड्रेसेस टू पेगी एंड मेडी डिस्प्लेड हर फॉरगिविंग एटीट्यूड।
अपनी अवार्ड विनिंग ड्रेसेस उसने उन दोनों को डेडिकेट कर दी। उससे ये पता लगता है कि उसका एक फॉरगिविंग एटीट्यूड था। उसने अपने पुराने स्कूल को याद किया, हालांकि वह स्कूल उसे छोड़ना पड़ा अपने सरनेम की वजह से। उसने अपनी टीचर की तारीफ की क्रिसमस विशेस देते हुए। ये सभी पॉइंट्स ये बताते हैं कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की थी और स्कूल और टाउन छोड़ने के बावजूद भी उसके अंदर किसी से रिवेंज लेने की भावना नहीं थी। डू यू थिंक द गिवन कोट अप्लाइज टू मैडी? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। एक कोट हमें यहाँ पर दिया गया है, आई एम नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, आई एम चेंजिंग थिंग्स आई कैन नॉट एक्सेप्ट। अब मैं उन चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी जिन्हें मैं बदल नहीं सकती, और जिन चीजों को मैं स्वीकार नहीं कर सकती उन्हें मैं अब बदल कर छोड़ूंगी। तो हाँ, मेडी भी अब ऐसा ही सोच रही थी। उसने ये सोच लिया था कि अब किसी के प्रति कुछ अन्याय हो रहा होगा तो मैं उसको सहन नहीं करूंगी। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। शी regretted that she did not speak up when Wanda was being bullied by Peggy for her dress and laughed upon by other students for her weird surname, weird, अजीब। She felt guilty for being a silent partner in crime। उस क्राइम में वो एक साइलेंट पार्टनर थी। इस चीज का उसे बहुत दुख हो रहा था सोच सोच कर। शी कॉल्ड हरसेल्फ अ कावर्ड एंड प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वोंट लेट इट हैपन इन फ्यूचर अगेन। अपने आप को उसने कहा कि तुम डरपोक हो, कावर्ड हो, इसीलिए तुम सब कुछ चुपचाप देखती रही, और कि आगे भविष्य में मैं ये नहीं होने दूंगी। शी ट्राइज टू मेक अ रेजोल्यूशन दैट शी विल नो मोर बी अ पार्ट ऑफ एनी गेम दैट हर कंसाइंस डज नॉट अप्रूव। उसकी अंतरात्मा जिस चीज को अप्रूव नहीं करती है, अब वो ऐसे किसी भी डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बनेगी। शी वॉज डिटर्मिन टू स्पीक फॉर इनजस्टिस एंड बिकम द वॉइस ऑफ द वीकर पीपल। जस्टिस का ऑपोजिट अनजस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस होगा, याद रखिएगा। वांडा एंड कस्टर्ड वर बोथ पिक्ड ऑन बाय देयर पेयर्स। कस्टर्ड वाले लेसन में आपने देखा कि उसको भी, वो भी मजाक का पात्र बनी थी, और वांडा भी अपने साथियों के द्वारा। पियर्स मतलब साथी, जो आपके साथ पढ़ते हैं या काम करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर persecutors had। उन पर जो अन्याय करने वाले persecutors, जिन लोगों ने उनको टॉर्चर किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कंपेयर करना है यहाँ पर। एंड ऑल्सो इवेल्युएट इफ दे हैड द सेम रीजन टू पिक ऑन देयर विक्टिम्स। क्या दोनों ही केसेस में मजाक उड़ाने का सेम कारण था, और दोनों के दोनों विक्टिम्स ने क्या सिमिलर मैनर में रिएक्ट किया? Wanda was bullied by Peggy and Maddie for wearing the same faded blue dress to the school. Peggy asked Wanda the same question every day, but they never made her cry. लेकिन वो कभी भी रोई नहीं। Wanda was bullied by her peers for her unusual name। किस किस चीज के लिए हुआ था वो हम बता रहे हैं कि वो persecutors ने कैसे कैसे क्या क्या किया। Peggy casually teased Wanda because she felt that Wanda was lying about a hundred dresses lined in her closet. Custard was picked by Belinda, Ink, Blink and Mustard for being a coward। उसको coward होने की वजह से इन चारों ने उसका मजाक उड़ाया। And the persecutors made her cry। और उन्होंने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो रोने भी लग गई। अब नेक्स्ट वाला, द रीजंस टू पिक ऑन देयर विक्टिम्स वर डिफरेंट। दोनों ही केसेस में डिफरेंट रीजंस थे। बोथ विक्टिम्स रिएक्टेड इन अ सिमिलर वे। Wanda won the drawing competition by showing her 100 dresses design, and Custard showed her bravery by facing the pirates and saving everyone। दोनों ने उसका जमकर मुकाबला किया, उसका जवाब दिया, ताकि जिन बातों के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता था वो बातें अब खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। अगला, अमेंडा के आंसर्स अपलोड कर दिए गए हैं essayshot.com पर। वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।